हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रीमती रितु अरोरा, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, पुनः आप सबके सामने आज फिर उपस्थित हूँ। आपका वही चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत आगे लेकर के। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरे पीछे के सभी वीडियोस समझ में आए होंगे, आपने ध्यान से सुने होंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्न किए होंगे। और अगर नहीं किए तो पहले उन वीडियोस को खूब ध्यान से देखिए बच्चों, उनको समझिए, तब आगे की ओर बढ़िए। क्योंकि अगर पीछे का नहीं मालूम होगा तो आगे का आपको भली भांति समझ में नहीं आए। इसलिए बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले सभी वीडियोस जितने अब तक मैंने डाले हैं फर्स्ट चैप्टर से संबंधित यानी शीत युद्ध का अंत से संबंधित और दो ध्रुवीयता का अंत का ये चौथा वीडियो मैं आज आपके सामने डाल रही हूँ। इससे पहले 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ जो इसी चैप्टर से संबंधित। तो ये वो तीनों वीडियोस देख करके ही इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। अभी मैंने चर्चा की शीत युद्ध का अंत, ये पहला चैप्टर। तो शीत युद्ध के दौरान विश्व की 2 महाशक्तियां बच्चों कौन कौन सी थी, ये सब पढ़ के आए। एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत रूस। अमेरिका देश के खेमे में, जिसे अमेरिकी खेमा भी कह सकते हैं, तो अमेरिकी खेमे के प्रमुख देशों के नाम संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली। इसी तरह सोवियत खेमे, जो सोवियत रूस था, उसके खेमे में उस देश के साथ संलग्न कौन कौन से देश थे, तो उसमें जो प्रमुख देश थे वो हैं सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया और हंगरी। बच्चों जर्मनी 2 भागों में बट गया था। एक भाग यानी पश्चिमी जर्मनी अमेरिका खेमे में था और पूर्वी जर्मनी सोवियत खेमे में पाया जाने वाला देश था। आपको मालूम है, जैसा चैप्टर का नाम है, शीत युद्ध के दौरान ये 2 विश्व की महाशक्ति थी और इस दोनों महाशक्तियां अपने को प्रबल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहीं, सबल बनाने का निरंतर प्रयास करती रहीं और अंततः जब सोवियत संघ धीरे धीरे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया और 1991 में सोवियत संघ के विघटन होने के साथ समाजवाद या साम्यवाद पूरी तरीके से सोवियत रूस से समाप्त हो गया। हालांकि विश्व के कुछ देशों में अभी भी साम्यवाद या समाजवाद के को एक नए रूप में अपनाया गया है, लेकिन सोवियत रूस ने धीरे धीरे उसको समाप्त कर दिया। जब विघटन हुआ तो जितने भी स्वतंत्र देश, 15 देश स्वतंत्र हुए थे, इन 15 देश ने पूंजीवाद की ओर जाने का प्रयास किया। इसके पहले हमने ये भी चर्चा की थी बच्चों, शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी की चर्चा से ही हम आपके लेसन का आगे का भाग पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी यही थी बच्चों जो अभी मैंने आपको स्पष्ट किया। शॉक थेरेपी नाम दिया गया था किसके द्वारा, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय कोष के द्वारा शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया गया था। और शॉक मतलब आपको बिजली का शॉक लगा, आघात लगा, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये शॉक थेरेपी। यानी जब सोवियत संघ से साम्यवाद का विघटन हुआ तो साम्यवाद के स्थान पर पूंजीवाद को अपनाया जाने लगा, तो उससे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, उनकी मुद्रा में भी गिरावट हो गई, खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त होने लगी, समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो गई, समाज में आर्थिक असमानता यानी धनी और अधिक धनी होता गया, निर्धन और अधिक निर्धन होता गया। तो एक व्यवस्था से एक समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद को अपनाने से जो समाज में परिवर्तन दिखा वही शॉक थेरेपी है, उसी को लेकर के इसका नामकरण किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत और रूस के संबंध या पूर्व साम्यवादी देश और भारत भी कह सकते हैं, या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की विदेश नीति, प्रत्येक राज्य की अपनी एक विदेश नीति होती है बच्चों। तो
भारत की भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू भारत के साथ रूस का संबंध था। बहुत प्राचीन संबंध भारत और रूस का रहा है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। तो भारत रूस के संबंधों को हम इन बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते। पहला, दोनों देशों की जनता की अपेक्षाओं में समानता। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। चाहे भारतीय फिल्में हों, चाहे भारतीय सामान हो, चाहे भारतीय गीत हो, भारतीय संगीत, भारतीय फिल्में सोवियत रूस में घर घर जाने जाते हैं। यानी भारत वहाँ के जनमानस का एक अंग है। भारतीय चीजों को भी वहाँ काफी मात्रा में पसंद किया जाता है। बहुध्रुवीय विश्व पर दोनों देशों का समान दृष्टिकोण। ये बच्चों सबसे खास बात पहली बार इस टॉपिक में आपके सामने आया है कि भारत और सोवियत रूस का सपना, जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, विश्व एक ध्रुवीय हो गया, तो भारत और रूस दोनों का क्या सपना था? केवल एक ध्रुव न होकर के बहुध्रुवीय विश्व हो। दोनों देश का सपना था, भारत और रूस दोनों का सपना बहुध्रुवीय का था। बहुध्रुवीय विश्व ने से इन दोनों देशों का आशय क्या था कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां विद्यमान हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी की व्यवस्था हो, और यदि किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्यवाही करें। क्षेत्रीयता को जगह न मिले। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से हो जाए। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, कोई दूसरा देश उस पर किसी प्रकार का आधिपत्य न जमाए, किसी तरह का हस्तक्षेप न करे, और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले लिए जाएं और इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया। 2001 में भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए। आपको मालूम है कि बच्चों, भारत की कश्मीर समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत के लिए हमेशा से रहा है। तो चाहे कश्मीर मुद्दा हो, कश्मीर समस्या हो, या ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा मतलब जिससे हमें शक्ति मिलती है, शक्ति के साधन जिसे हम कह सकते हैं, और भारत में पेट्रोलियम पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो भारत में ऊर्जा की आपूर्ति कम है, या अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे हों, इन सभी पर दोनों देशों का समान दृष्टिकोण रहा है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने और चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाने में भारत को रूस से लाभ भी होता रहा। रूस में बच्चों ऊर्जा के विशाल भंडार पाए जाते हैं और भारत को उससे भी लाभ प्राप्त होता था। भारत में चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ बहुत कम है और खपत अधिक है, इसलिए हम मांग अधिक है, पूर्ति कम है, इसलिए बढ़ी हुई मांग की पूर्ति हम इन देशों से अपने देश में ऊर्जा संसाधनों की का आयात करके कर सकते हैं। भारत और रूस के सैन्य संबंध भी मजबूत रहे हैं। भारतीय सेनाओं को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। रूस को भारत के संबंध में सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। तो रूस को बाजार की प्राप्ति हो जाती है और भारत को उन हथियारों की प्राप्ति हो जाती है जो भारत में नहीं। भारत को तेल और ऊर्जा की आपूर्ति, क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे, रूस ने तेल के संकट के समय हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपनी ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश निरंतर करता चला आया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन
और भारत के उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी के शासनकाल में दोनों देशों ने परमाणु, रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक उन्माद का मुकाबला करने का भी संकल्प किया। इसके अलावा अन्य जितने भी क्षेत्र थे, चाहे विज्ञान हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, कृषि हो, डाक सेवा, व्यापार, तेल, प्राकृतिक गैस की खोज, इन सभी क्षेत्रों में भारत और रूस में परस्पर सहयोग करने की नीति पर निरंतर बल दिया ताकि दोनों देशों का समान विकास हो सके। हालांकि रूस तो बच्चों विकसित देश है और भारत विकासशील देश है, फिर भी रूस ने हमेशा भारत की मदद की है और भारत को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में वह महत्वपूर्ण प्रयास करता चला आ रहा। भारत जो रूस के जितने भी गणराज्य हुए हैं बच्चों, चाहे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ भी केवल रूस के ही साथ नहीं, रूस तो उसका एक बड़ा भाग है ही, कि उसके अलावा रूस के अलावा जितने भी उसके भाग हुए उनसे भी परस्पर सहयोग की परंपरागत नीति का पालन कर रहा है और इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत भी तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी भारत का एक प्रमुख मुद्दा रहा है ताकि भारत को वे सभी सुविधाएं मिल सकें जो भारत में नहीं है और भारत उनका उपयोग कर सके। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विश्व राजनीति में भूमिका क्या रही, आप सभी को मालूम है। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत रूस का विघटन हो गया और सोवियत विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचेव उस देश के राष्ट्रपति थे। विघटन कब हुआ? 26 दिसंबर 1991 को विघटन हुआ और विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, अर्थात पूरी तरीके से उन्हीं के शासनकाल में ये सभी कुछ हुआ और परिणामतः सोवियत संघ के विघटन का कारण मिखाइल गोर्बाचेव भी बने। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा सुधार करने का प्रयास सोवियत संघ में किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहे। इसके पश्चात रूस जब 15 भागों में विभाजित हो गया सोवियत संघ, तो रूस एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व के सम्मुख आया। जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा भाग था, सबसे बड़ा हिस्सा था, वह रूस के रूप में सामने आया। रूस की विश्व परिदृश्य में भूमिका निम्न बिंदुओं में हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला, रूस और राष्ट्रकुल। सोवियत संघ के गणराज्य कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में सोवियत संघ से अलग होने वाले 12 गणराज्य रूसी संघ, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इनमें से 11 गणराज्यों के राष्ट्रपतियों ने 21 दिसंबर 1991 को एक समझौता करके स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रकुल की एक स्थापना कर ली। जॉर्जिया के अलावा सभी 11 गणराज्यों ने 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन कौन से समझौते? 11 गणराज्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य को दिए जाने की सिफारिश की गई, क्योंकि रूस उसका सबसे बड़ा भाग था। सभी को राष्ट्रकुल का एक सह संस्थापक माना जाए और सबको समान अधिकार की मान्यता दी जाए। 11 गणराज्यों को स्वतंत्र सार्वभौमिक माना जाए, सब अलग अलग पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाए
और परमाणु अस्त्रों पर सदस्य राष्ट्रों का राष्ट्राध्यक्षों का नियंत्रण स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार इनके बीच 11 गणराज्यों के बीच 3 समझौते हुए। रूस का विश्व के अन्य राष्ट्रों से भी संबंध रहा है। रूस और अमेरिका के संबंध बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर स्थित थे। जैसे पहले भी स्पष्ट है कि 2 ध्रुव थे, 2 महाशक्ति थी, एक अमेरिका और एक सोवियत रूस। तो दोनों विपरीत ध्रुव पर स्थित थे। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है बच्चों, ठीक इसी तरह एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रूस था। उसके बावजूद येल्त्सिन और अमेरिका के घनिष्ठ राजनीतिक संबंध पाए जाते। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने राजनीतिक संबंधों को स्थापित किया और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ही, बच्चों ध्यान दीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस को मान्यता दी गई। हालांकि 2 विरोधी थे पहले, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन दोनों ने प्रयास किया और दोनों के प्रयास के परिणाम स्वरूप दोनों ने आपसी संबंधों में सुधार करने का प्रयास किया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता भी प्रदान की। जब रूस ने निजीकरण की प्रक्रिया के कारण येल्त्सिन की रूढ़िवादी ताकतों ने हटाने का मुहिम चलाया, तो अमेरिका ने 24 अरब डॉलर की सहायता से उसको रोकने का भी प्रयास किया। रूस और नाटो समझौता। रूस के राष्ट्रपति और नाटो नेताओं के बीच पेरिस में 27 मई 1997 को एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत 1997 को पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य व स्लोवाक गणराज्यों को नाटो में 1999 तक शामिल होने का निमंत्रण दिया। इसी तरह रूस और यूरोपीय राष्ट्र, रूस अपने जितने भी यूरोपीय राष्ट्र थे उनके साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनाने के लिए प्रयास करता रहा। उसने यूरोपीय साझा बाजार में भी सम्मिलित होने का प्रयास है। साझा बाजार बच्चों, यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने आपस में एक साझा बाजार, मिलजुल कर एक बाजार बना लिया जिसमें वो आपस में एक दूसरे देश की वस्तुएं आसानी से खरीद फरोख्त कर सकते थे। तो उसे नाम दिया गया यूरोप का साझा बाजार। रूस और चीन, ये दोनों पड़ोसी देश हैं बच्चों। रूस के राष्ट्रपति ने 1991 में चीन की यात्रा की और कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए। इन समझौते में सेंट शिंघाई समझौता बच्चों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने रूस की 5 दिन की यात्रा की और इन समझौतों के द्वारा चीन और रूस में निकटता और अधिक बढ़ती चली गई। रूस और जापान में भी मित्रता बढ़ती चली गई। दोनों मित्रता की ओर अग्रसरित होते रहे। दोनों ने हॉटलाइन कायम करने का फैसला किया क्योंकि जापान की अधिक दिलचस्पी रूस के तेल और गैस भंडारों में थी। कुरील द्वीप विवादों को भी दोनों देशों ने निपटाने का प्रयास किया और दोनों देश उस ओर सहमत भी हो गए। विश्व राजनीति में रूस की गौड़ भूमिका। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब रूसी गणराज्य एक महाशक्ति नहीं रहा। सोवियत संघ महाशक्ति था बच्चों, लेकिन रूस महाशक्ति नहीं रहा। यद्यपि उसके पास अणु, परमाणु अस्त्रों, प्रक्षेपास्त्रों के बहुत बड़े भंडार थे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इसकी अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी थी कि अब वह उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार यद्यपि उसकी शस्त्र सेनाएं आज भी शक्तिशाली और आधुनिक अस्त्रों से युक्त हैं, लेकिन वर्तमान में दूसरे देश की भूमि पर उसकी उपस्थिति कम हो गई है, घट गई। पहले कई देशों में उसने अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियां रखी हुई थी, जिसके कारण उसकी स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन अब दूसरे देशों में उनकी सैनिक गतिविधियां नहीं पाई जाती, जिसके कारण
उसकी सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई। अब वह घटनाओं को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ नहीं सकता। इसी तरीके से अब वह अपने पुराने मित्रों की सहायता करने में भी सक्षम नहीं रहा। पहले तो किसी भी यूरोपीय संघ के खेमे के जितने देश थे उनकी सहायता के लिए तुरंत तैयार रहता था, लेकिन सुरक्षा परिषद में अब वह अमेरिका का विरोध कर सकने की स्थिति में भी नहीं रह गया, क्योंकि अमेरिका की ही मदद से वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में चुना गया है। उसको उसमें स्थायी सदस्यता अमेरिका ने ही प्रदान की, इसलिए वो उसका विरोध करने में भी सक्षम नहीं। तो बच्चों में क्या से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के चैप्टर जितना मैंने आज समझाया उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे में शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम बताइए। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? और लास्ट, सोवियत संघ के खेमे में शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम बताइए। ये बच्चों आज के प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत आसान थे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुरंत मिल जाएंगे और चैप्टर का जो पार्ट आज मैंने पढ़ाया है वो भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो 2 ध्रुवीयता का अंत का 5वां भाग और अंतिम भाग होगा, उसमें मैं सोवियत संघ के विभिन्न नेताओं के बारे में आपको बताऊंगी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने वाले कारक कौन से थे, किस प्रकार उसका विघटन हुआ, तो वो उन सभी बारों में बात करते हुए मैं अगले वीडियो में आपके इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगी और फिर आपको इसके विस्तृत और लघु प्रश्नों को बताऊंगी या समझाऊंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्रश्नों को जरूर करिएगा, लेसन को 2 बार 3 बार समझिएगा। इसमें जो मैंने आपको नोट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको भी देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। बच्चों आसान चैप्टर है, बस ये ध्यान रखिए कि आप विश्व की 2 महाशक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।